प्रबुद्ध भारत। बाबा साहब का एक विजन था कि हम भारत को किधर ले जाएंगे। मूक नायक डायनेमिक्स देखिए, इसकी चपलता और चलायमानता देखिए कि मूक नायक जो बोल नहीं सकता था वो प्रबुद्ध भारत में बदलेगा, यह उनकी मान्यता थी। साथियों, ये अखबार बाबा साहब अंबेडकर ने नाना प्रकार के विघ्नों से लेकर के चलाए। बाबा साहब अंबेडकर ने गुर्बत में बाबा साहब के बच्चों को बिना कफन के दफना दिया गया, लेकिन उन्होंने अखबार निकाले। मुझे लगता है चंद्रवल्लभ टमटा जी को साधुवाद देता हूं कि आज वो एक इतना बड़ा सपना देख रहे हैं और अपने आप को बाबा साहब से सीधे जोड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, मैंने सोचा कि नहीं, यहां पर चलना चाहिए। दूसरी बात, जैसा कि अभी कहा माननीय कृष्ण जी ने कि कृष्ण जी ने कहा कि बाबा साहब के सपनों को मूर्त रूप देने के लिए मान्यवर कांशीराम ने अपना आंदोलन चलाया। मान्यवर के आंदोलन को देखें तो मान्यवर आंदोलन 1971 में जो आंदोलन शुरू हुआ और उसका पहला जो पत्र निकला 1971 में जो पहला पत्र निकला बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, उस पहले पत्र में मान्यवर कांशीराम ने एक दुविधा और एक बात कही थी। ये बंद कर दीजिए। ये जो बात कही उन्होंने, वो ये कही थी कि किस तरह हमको जरूरत है और आवश्यकता है मीडिया की। और मीडिया को साथियों, बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को चलाते चलाते जो पहला मान्यवर कांशीराम ने फोर्थ लाइटिंग निकाला और जो 15 दिन में निकलता था, वो अंग्रेजी का द अनटचेबल इंडियन था। 1970 में जब सपना नहीं देख रहे थे हम लोग कि अपना मीडिया होगा, और मान्यवर कांशीराम ने बाकायदा एडिटोरियल लिखना शुरू किया, अनटचेबल इंडिया का भी लिखा, और उसके बाद ऑप्रेस्ड इंडियन निकाला। उसके बाद ऑप्रेस्ड इंडियन निकला, जिसका मान्यवर एडिटोरियल खुद लिखते थे। अनटचेबल इंडियन और ऑप्रेस्ड इंडियन ये बताते हैं कि वास्तविकता में हम लोगों की स्थिति क्या थी। हम लोग दबाए हुए, कुचले हुए, ऑप्रेस्ड थे, ये उनका मानना था। लेकिन मान्यवर ने जो इसकी रणनीति बनाई थी वो बड़ी देखने वाली थी। और 1981 में एक कैडर कैंप में मान्यवर ने उस पूरी परिणीति को, उस नीति का उद्घाटन किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कम से कम 3 दैनिक अखबार निकालना चाहते हैं और 30 पीरियोडिकल्स निकालना चाहते हैं। 3 दैनिक अखबार और 30 पीरियोडिकल। और दिल्ली को उन्होंने केंद्र बनाया था। टमटा जी ने बहुत अच्छा सोचा कि शिल्पकार टाइम्स का जो सेंटर होगा वो दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली से जो बात जाती है वो राष्ट्रीय बात होती है, क्षेत्र से जो बात निकलती है वो लोकल हो जाती है। इसलिए इसको नेशनल, राष्ट्रीयता देने का जो सपना है वो एक बहुत बड़ा सपना है। तो 30 पीरियोडिकल। और बाबा मान्यवर ये कहा करते थे कि हम न्यूज पहले तो खरीदेंगे, यूटीआई से खरीदेंगे, पीटीआई से खरीदेंगे, यूएनआई से खरीदेंगे, लेकिन ये न्यूज, ये जो फोटो होंगी वो हमारे मतलब की नहीं होंगी, क्योंकि इनमें ग्लैमर होगा, इनके अंदर ब्राह्मणी नेतृत्व होगा, दृष्टिकोण ब्राह्मणी होगा। इसलिए हमें अपने न्यूज रूम बनाने पड़ेंगे। न्यूज जो यूटीआई और पीटीआई की तरह हमको अपने न्यूज उत्पादक ग्रह बनाने पड़ेंगे, जिसमें से न्यूज उत्पन्न होगी और वो फिर हमारे अखबारों को, हमारे पीरियोडिकल्स को देंगे। बाबा साहब मान्यवर कांशीराम ने एक बुलेटिन निकाला, बीआरसी, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का बुलेटिन भी निकाला, जो 1981-82 के अंदर मैंने देखा। उसकी कॉपियां मेरे पास, कॉपियां भी हैं, वो दिखाई पड़ती है। फिर बाबा मान्यवर कांशीराम ने 3 डेली न्यूज़पेपर का उद्घाटन 1984, 14 अप्रैल 1984 को 2 अखबार यही के
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकले। 14 अप्रैल 1984 को जिस दिन हमारी बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी गई, उसी दिन 2 अखबार भी निकलना शुरू हुए, बहुजन टाइम्स और उसका मराठी संस्करण नागपुर से निकला। साथियों, मान्यवर कांशीराम ने लिखा कि ये तीनों अखबार उन्हें क्यों कम बंद करने पड़े। ऐसा नहीं था कि उनके पास ये पैसा नहीं था, और बाकायदा उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि किस तरह बाम से कोऑपरेटिव्स खोलेगा और बाम के कोऑपरेटिव का 10% पैसा हमारे जो डेली न्यूज़पेपर है उनको अगर दिया जाएगा, केवल 10% अगर पैसा दिया जाएगा तो हमारे 3 न्यूज़पेपर डेली निकलते रहेंगे और हमारे जो 30 पीरियोडिकल्स निकलेंगे। लेकिन क्या हुआ, 1985 में चुनाव आ गया और चुनाव का अखिल भारतीय स्तर पर पार्टी बन गई और उस पार्टी से चुनाव लड़ने की वजह से आर्थिक तंगी आ गई। यहां पर साथियों मैं एक बहुत दुखद बात भी आपके बीच में रखना चाहूंगा। मान्यवर ने पूरा का पूरा, टमटा जी माफ करेंगे अगर, क्योंकि टमटा जी को सब पता है अंदर की बात, तो मैं तो ऐसे ही लेखक हूं तो थोड़ा बहुत जानता हूं, रिसर्च से बता रहा हूं। मीडिया सेंटर बन गया था नोएडा में, और मीडिया सेंटर बन गया था, आपको पता होगा एक मैगजीन निकलती है दलित वॉइस। दलित वॉइस हमेशा ये दम बढ़ता रहा कि हमको अपना मीडिया सेंटर चाहिए, अपना मीडिया सेंटर चाहिए। जब ये मीडिया सेंटर बन गया तो मान्यवर ने कहा कि हमको चलाने वाले की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने नाम सजेस्ट कर दिया, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं कि उन्होंने सजेस्ट किया कि वीटी राजशेखर को बुलाइए, वो दलित वॉइस निकालते हैं और अंग्रेजी के हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे। ओबीसी समाज से आते हैं वीटी राजशेखर। वीटी राजशेखर ने चिट्ठी लिखी कि हमारे पर्क्स क्या होंगे, हमारी पे कितनी होगी, मेरा घर कहां होगा, मेरे पावर्स क्या होंगे। जब मान्यवर को बताया गया तो मान्यवर ने कहा कि ठीक है, इसको बंद कर दो, तो रहने दो, ये तो आंदोलन का आदमी हम समझते थे। साथियों, मैं इसलिए इस बात को यहां जिक्र कर रहा हूं कि कुछ लोग शिल्पकार टाइम के साथ जुड़े थे जो इसको धंधा समझते थे। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं उस यंग बालक का, उसको मैं जानता था, उसने मुझे बहुत, मैंने भी लिखा उसके आंकड़े से लिखना शुरू किया। इसको धंधा समझते हैं। जो लोग आंदोलन के अखबार को धंधा समझते हैं वो लोग आंदोलन के अखबार को नहीं चला सकते। ये अखबार वो होते हैं जो विचारधारा पे चलते हैं। विचारधारा कभी घी चना, कभी खाली चना और कभी वो भी बना, इस प्रकार चलती है विचारधारा हमेशा घी चना नहीं देती। ये तो बड़ा संभ्रांत सभागार आज मिल गया, हम तो बड़े धन्य हो गए। जब इन्होंने बताया रहे होटल रेडिसन में होने जा रहा है तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि शिल्पकार टाइम्स का है क्या। लेकिन वास्तविकता सोच, मान्यवर की सोच बड़ी भव्यता वाली हुआ करती थी। सस्ता खाना 5 स्टार का और सस्ती जो सवारी वो उड़ान हवाई जहाज की, क्योंकि समय आप नहीं खरीद सकते। हमारे पास समय की कमी है, समय नहीं खरीद सकते, तो आप सस्ती सवारी करके चली जाइए, जल्दी से काम कीजिए, आ जाइए। विमल कीर्ति साहब आए जहाज से, अभी जहाज से चले जाएंगे। और अगर कहीं आपने ढाबे का खाना खा के बीमार पड़ गए तो 500 रुपया क्या 1000